नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है खास मेहमान जिनका नाम है डॉक्टर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, जो हैदराबाद से हैं। ये डॉक्टर तो हैं, एडवोकेट भी हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस 25 सालों से एजुकेशन के ऊपर है। कॉलेजेस इनके अपने हैं हैदराबाद में। तो आइए जानते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या है इन 25 सालों में एजुकेशन को लेकर। सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मिर्ज़ा साहब। नमस्कार, आदाब। नमस्कार। तो डॉक्टर मिर्ज़ा साहब से ये जानेंगे कि पिछले 25 साल से ये एजुकेशन पे काफ़ी काम कर रहे हैं और इनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी रहे होंगे, और इनसे जानते हैं कि कॉलेजेस जो इन्होंने बनाए हैं वहाँ हैदराबाद में, तो वो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिए। कैसे ये आप डॉक्टर, वकील और फिर एजुकेशन में कैसे आपकी रुचि बढ़ी? जी, बहुत बहुत शुक्रिया द आवाज़ द वॉइस का कि इंसान को कोई ना कोई एक इंस्पायर करने वाली चीज़ चाहिए। जो कोई लॉ प्रोफेशन में जाता या डॉक्टर में जाता या बिजनेस में जाता, तो कोई ना कोई उसका ज़रिया बनता, मेरा मानना ये है। जी जी बिल्कुल। तो उसमें मेरे मामले के अंदर में जो है, मेरे डैड जो एक सोशल वर्कर थे, अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क में लगाए, बिला मज़हब व झिझक। वो ऐसा नहीं है कि कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी को या मेजॉरिटी को नहीं, सबके लिए। वो यही बोलते थे कि भगवान ने ज़मीन बनाई और हमने उस पर बाउंड्रीज बनाई, तो उसमें किसी का वो भेदभाव नहीं देखते थे। और उनका कहना ये था कि देखो बेटा, किसी को अगर तुम फ़ायदा नहीं कर सकते तो लॉस भी मत करो, और ये देखो कि आपसे कितना अच्छा हो सकता है। और ख़ास तौर पे एक इंसान है जो कम से कम 2 वक्त उसको रोटी चाहिए, वो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो आप जो कर सकते हो उसके लिए करो, या नहीं कर सकते तो न्यूट्रल रहो। तो मुझे जब इंग्लिश मीडियम में डाला गया, तो मैं ये गौर से देखता था कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंग्लिश मीडियम की आड़ में वो कुछ अलग ही उनका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा। तो हाँ, तो मुझे ये दिल में रहता था कि हम इंडियंस हैं, तो क्यों नहीं हम हमारे इंस्टीट्यूशंस कायम करें। तो यही थॉट लेके मैं जूनियर कॉलेज भी किया +2, उसके बाद डिग्री भी किया, उसके बाद लॉ भी किया। तो लॉ भी जो करना पड़ा मेरे को, हैदराबाद में नहीं मिली सीट, वो मेरे को नांदेड़ महाराष्ट्र जाना पड़ा। अच्छा। तो उसके लिए भी मेरे को कहीं ना कहीं माइग्रेट होना पड़ा। तो क्यों नहीं हमारे पास इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, ये थॉट मेरे को बचपन से था। तो यहाँ मैं जानूंगी कि आप एक मतलब डॉक्टर हैं, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट रहे हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट से लॉ कैसे आपने शिफ्ट किया? जी जी जी, मैं वो कहानी क्या है? पहले मैं लॉ बना, मैं लॉयर किया। तो ये लॉ करने के बाद में जब मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, इंटर्नशिप जी, तो देखा गया कि काफ़ी दूसरे स्टेटमेंट से सहारा लेना पड़ रहा, यानी झूठ वगैरह का। तो मैंने सीनियर से बोला कि ये झूठ वगैरह आ रहा है इसके अंदर। उन्होंने बोला कि ये प्रोफेशन में इजी है, केस जीतने के लिए करना पड़ता। मैं बोला देखो, थोड़ा हम वो थे, रिलीजियस थे, तो बोला कि हमारे प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट बोले कि अगर झूठा कोई है तो इज़ नॉट ए बिलीवर, और वो हेवन में नहीं जाएगा। वो बात कुछ सुनी हुई थी मैं। तो मेरे सीनियर भी मुस्लिम थे। मैं बोले कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस प्रोफेशन। सो अगर आप एक प्रोफेशन में रहना है तो आपको फिर सच झूठ नहीं, अब केस जीतना है, उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो आपकी ये जो इमेज थी, ये जो संस्कार थे आपके डैड ने आपको दिए थे, मतलब झूठ और सच का, लेकिन तो आपने ये प्रोफेशन फिर छोड़ दिया? ये प्रोफेशन को टोटली छोड़ दिया? टोटली नहीं, इसको होल्ड करके मैं एज ए फिजियोथेरापिस्ट मैं ज्वाइन करके 3 इयर्स में उसको कंप्लीट किया। सेवा, एक तरह की सेवा ही हुई। सेवा। तो फिर मेरे को फॉरेन में जॉब मिला, तो मैं एज ए फिजियोथेरापिस्ट आई वर्कड इन सऊदी अरेबिया, ओके, फॉर ए स्पैन ऑफ 4 इयर्स। फिर मैं वहाँ से जब जो भी पैसा मिलता था करता था, वो लेके फिर इंडिया वापस आया। तो डैड बोले कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है एजुकेशन का, इंजीनियरिंग वगैरह का, तो आप अच्छा है तो हम लोग वी कैन स्टार्ट दैट। तो बोला क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो फिर मैं डैड के साथ मिलके 97 ऑनवर्ड्स वी स्ट्रगल टू स्टार्ट फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। कोई भी लोअर केजी, अपर केजी और इंटर से बड़े कॉलेजेस तक जाते हैं, हम डायरेक्ट बड़े कॉलेज से स्टार्ट किए। आपने बड़े ऊपर डायरेक्ट इंजीनियरिंग, डायरेक्ट, जबकि कोई इंस्टीट्यूशन हमारे पीछे नहीं है, एंड लकीली वी गॉट इट। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में जो स्टार्ट करे तो तब बहुत डिमांड था, कॉलेजेस नहीं थे वहाँ हैदराबाद में। तो आवर्स कॉलेज दैट टाइम नाउ मोर देन 500 आ गए कॉलेज। उसके बाद अब फिर 200 चिल्लर है अब।
दैट टाइम ओनली 36 नंबर हमारे कॉलेज का था। तो हैदराबाद से 45 किलोमीटर पे एक 30 एकर्स लैंड पे वी स्टार्टेड एंड वी आर द फर्स्ट हु स्टार्टेड बसेस। कॉलेजेस को बसेस कोई नहीं जाते थे, तो बसेस स्टार्ट किए हम, फिर बच्चों के लिए वहाँ पे सुबह में खाना, ताकि सभी कॉलेजेस में आए और नाश्ता उन लोगों को, बच्चों के लिए और स्टाफ के लिए भी, कोई बाहर ना जाए उनको भी खाना वहाँ पे, दोपहर में लंच फ्री। ये तो सबसे बड़ी सेवा है एजुकेशन को, इतने बच्चों को बिल्कुल तरबियत मिल रही है, एजुकेशन का उनका फ्यूचर बना रहे हैं आप। तो आप अपने, जैसा बार बार जिक्र हुआ कि आप अपने डैड के, वो कहते हैं ना, कदमों के निशान पे ही चल रहे हैं अभी तक। 25 सालों का क्या एक्सपीरियंस रहा? फिर आप भूल गए फिजियोथेरेपी और सब कुछ, कैसा सब भूल गए, कैसे कैसे स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर? और कश्मीर के लिए आपने कुछ खास कोटा रखा है कश्मीरी बच्चों के लिए? हर जगह से, बिहार से भी स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, हर स्टेट के आते हैं, और कश्मीर से ज़्यादा बच्चे जो सो आए थे। अब तक मैं समझता हूँ कि सब हंड्रेड्स में पढ़े, और उन लोगों के लिए क्योंकि वहाँ पे कुछ एजुकेशन का डिज़र्विंग है, तो उनके लिए 50% फीस रखे थे हम। अच्छा। और वहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं कि वो लोग लाके स्टूडेंट्स को एडमिट करते थे, और हाफ फी भी वो लोग भरते थे बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब जब आप उन लोगों के लिए कर रहे हैं तो कॉलेज भी करेगा, फिर उनका अकोमोडेशन, हॉस्टल वगैरह का सब देख के। ऐसा नहीं, सारे स्टूडेंट्स एक ही है हमारे लिए, बस उनका हंसता हुआ चेहरा, उनके माँ बाप के लिए वो खुशी बनना चाहिए। और कॉलेजेस से निकलना, पढ़ना आसान नहीं है, उसके बाद प्लेसमेंट होना चाहिए उनको। जी, वो बहुत वो सही जगह पे वो लोग जाके जमे हो। तो आज इतनी खुशी होती है मेरे को, 25 साल में जितने 212 कंट्रीज है, तकरीबन 150 कंट्रीज में वो स्टूडेंट्स मिलते हैं जो हमारे पास पढ़ के गए। और मैं दुबई वगैरह यूएई कभी जाता हूँ तो दूर से देख के भाग के आते हैं, सर ऐसा मैं आपके बैच का स्टूडेंट था। और हम किसी पे जुल्म नहीं करें। तकरीबन कॉलेजेस वाले ऐसे हैं कि वो लोगों को जब तक फीस नहीं मिलती आपको हॉल टिकट नहीं देते हैं। हाँ, हमारे पास वैसा नहीं है, पहले आप पढ़ो। और अभी भी कई बच्चे कई सर्टिफिकेट्स उनके रखे हैं, तो हम बोले भाई आओ लेके जाओ, आपकी पढ़ाई हो गई, जो बैलेंस देना है दो, वरना वो पैसों से आप किसी और एक को पढ़ाओ आप। वाह, ये रखा है आपने सिस्टम, वो हिसाब में रखा। तो आपका फिर एक मतलब डॉक्टर से फिर ये लाइफ, मतलब आपने जीरो से ही कहेंगे, और आपने शुरुआत की, एजुकेशन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, एक सेवा के रूप में कॉलेजेस आप, फिर आपने कैसे और कॉलेजेस बढ़ाए, और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स को कैसे आप टैकल करते हैं, कैसे, मतलब उनके लिए तो बहुत मेहनत का काम है ना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का काम है, ये कोई और जॉब नहीं है। और हर तरह के स्टूडेंट्स, नॉट ओनली इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी है और भी है। इसमें हमारे कॉलेजेस में क्या था कि मैनेजमेंट के सीट का पेमेंट्स अच्छे आए। तो जब कॉलेजेस के अंदर से पैसा आप नहीं ले सकते, एक बात, दूसरा मिसयूज़ भी नहीं करना। तो हम लोग क्या करें कि जब एक्स्ट्रा पेमेंट्स आ रहे थे तो और लैंड्स खरीद के दूसरा और एक प्रोजेक्ट डाले, ताकि उसमें भी एक 100-200 लोगों को जॉब मिले, फिर उसमें पेमेंट ज़्यादा आए, फिर तीसरा डाले। ऐसा करके 4 कैंपसेस हम लोग बनाए, जिसमें करीब 20 कॉलेजेस तक चले। अब इस वक्त में प्रेजेंट इंजीनियरिंग है, MBA है और 3 B.Ed है, और कुछ +2 कॉलेजेस भी है। तो रिमेनिंग होल्ड है, क्योंकि कोरोना के बाद में एजुकेशन लाइन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, ऑनलाइन चला गया, ऑनलाइन ज़्यादा चला गया। तो उसमें आके हम कुछ कोर्सेस को अब ऐसे भी कर रहे हैं, ट्यूनिंग प्रोग्राम के, फॉरेन से यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं हमारे पास, और लोग बोल रहे हैं कि जो सो आपके पास स्टूडेंट 1 साल पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर वो उनके पास जाएंगा, उसके बाद डिग्री उनके पास से मिलेंगी, उसको बोलते हैं ट्यूनिंग प्रोग्राम। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो किसी स्टूडेंट्स के साथ रहा हो, कुछ ऐसा वाकया जिसे आप बहुत याद करते हो? बहुत ये है कि एक बार न्यूज़पेपर में अचानक फ़ोटो आई, तो देखा तो पुणे में हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स बाइक गैस पे चलने का इन्वेंट करे, तो वो सेलेक्ट हुआ। वो अच्छा, जो बाइक रहती है ना, वो पेट्रोल पे चलती है। हाँ जी। तो उसको ये लोग गैस पे चलाने का इन्वेंट किया, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स, और मुझे पता नहीं था। तो जब पेपर बहुत पढ़ते थे हम लोग, अभी तो न्यूज़पेपर ज़्यादा नहीं है, अभी तो जब खोल के देखे तो उसमें नाम, कॉलेज के नाम के साथ आए, 2 स्टूडेंट पुणे में सेलेक्ट हुआ, और इन लोगों को 5 लाख का पैकेज। वो खुशी का मौका था हमने। तो ऐसे और काफ़ी अचीवमेंट्स करे बच्चे, जो हम उनको फ्री हैंड देते थे, और कॉलेज की तरफ से हम लोग
उनको खर्चा भी प्रोवाइड करते थे उनको कि आप लोग ये प्रोजेक्ट करो, इसके लिए कॉलेज की तरफ से आप स्कॉलरशिप भी मिलेगी, खर्चा भी आप प्रोवाइड, वो एनकरेज करे तो वो कुछ ना कुछ देश के लिए कर सकेंगे हमारे। जी जी। ऐसा तो ये चीज़ पूरा। तो गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल? बराबर गर्ल्स के लिए मेरे फैमिली भी आके देखते गर्ल थे। एजुकेशन उनके लिए अलग सेटअप था, आया थी उनके लिए, उनका पेंट्री होटल अलग, उनका मतलब कैंटीन अलग, उनका खाना अलग। तो गर्ल्स के लिए स्पेशली जो है एक गर्ल्स के वो आते थे क्या एसोसिएशंस, उनके ज़रिए उनको उसके जॉब के अंदर में हम लोग सेट कराते। उसको ख़ास तौर पे पर्सनली मेरी वाइफ वो गर्ल्स का पूरा वॉच करती थी। तो पूरा साल। आपको क्या लगता है कि गर्ल्स जी बॉयज से आगे है? आज तो वही आगे है। मेरे भी 4 डॉटर्स हैं। ये कैसे आपको एक्सपीरियंस हुआ? क्योंकि अब एक 7 बजे अगर ड्यूटी का आप टाइम दीजिए, एक 10 लोग को बुलाइए, उसमें से 5 गर्ल्स 5 बॉयज़ को आप बुलाइए, मेजॉरिटी गर्ल्स की रहेंगी 7 बजे। आपको पंक्चुअलिटी में वो लोग पंक्चुअलिटी, यस। और इससे ज़्यादा मेहनती, ये टाइम से टाइम करना है। वही जो है जितने मेल्स के अंदर में है आज इजी लेते, मतलब क्या है पहले से भी लोगों को जितना पंक्चुअलिटी इसमें है, तो आपको अगर जितने ज़्यादा गर्ल्स रखेंगे उतना जो है आपको काम पंक्चुअलिटी से और एक्यूरेट होगा। इसलिए हमारे 3 बीएड कॉलेज चल रहे हैं जिसमें 500 सीट्स है, 380 सीट्स गर्ल्स को अलॉट करें हम लोग। 380 में से लगभग मैक्सिमम 80% 120 या 1 है 14 अभी। कब से? 2003 से 2003 से अब तक 21 साल से बीएड चला। वी आर द ओनली हु ऑफरिंग नैक एक्रेडिटेशन। तो डॉक्टर मिर्ज़ा, तो ये तो आपके फादर का एक मतलब एक ख्वाब था, एक डिसिप्लिन था जिसे उन्होंने अपने बेटे के साथ ही उसको शेयर किया और सेवा के रूप में ही ये बढ़ता गया, काम बढ़ता गया। आप अपनी पर्सनल लाइफ में और क्या क्या शौक रखते हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान जो मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, मेरे साथ के कलीग्स जो मेरे साथ कॉलेजेस वगैरह चलाए थे, एक के आज 20-20, 25-25, 40-40 कॉलेजेस है जो मेरे साथ शुरू करे, तो उन लोगों के 2-2, 3-3 यूनिवर्सिटीज़ आ गए उनके। तो एक प्रपोज़ल मैं ये लेके हूँ कि आखिरी एक जहन में था मेरे डैड के कि यूनिवर्सिटी भी चाहिए, एक कोशिश करेंगे। तो उसमें कुछ जो किस टाइप की यूनिवर्सिटी? हैदराबाद में एजुकेशनल, जिसके अंदर जैसा जनरल कॉमन यूनिवर्सिटी रहती जिसमें डिग्री के कोर्सेज रहते हैं और आपको टेक्निकल कोर्सेज तो AICTE देती है। क्या माइनॉरिटीज़ के लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? इंक्लूडिंग फॉर ऑल, ये माइनॉरिटीज़ पर्टिकुलर रहता जिसमें उनको गवर्नमेंट से फीस मिलती, फ्री पढ़ाई रहती। लेकिन जनरल फॉर ऑल, हर इंडियन कोई भी कहीं का भी आ सकता, इवन फॉरेन का कोटा भी रहता उसमें। अच्छा। हाँ, वो गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती, थ्रू गवर्नमेंट आता है। अब जो मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें भी फॉरेन कोटा है, फॉरेन से लोग आ सकते हैं मगर गवर्नमेंट के अलॉटमेंट से। तो आपकी पर्सनल शौक, पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताइए, शेयर कीजिए। जैसा कि आपने कहा कि आपकी मिसेस भी आपके साथ हाथ बढ़ाती हैं। जी। हम लोग मैक्सिमम बच्चों के प्लेसमेंट्स के पीछे रहते, समझे, और यही देखते रहते कि कोई बच्चों की तालीम ना जाए, समझे। और दूसरे और कई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में भी है, जैसे कि मिर्ज़ा साहब, जैसे कि अब कुछ ऑर्फन होम्स है, वो लोग हमारे टच में रहते हैं। उन लोगों की बच्चों की पढ़ाई, उनका खाना वगैरह, कुछ राशन वगैरह, तो कुछ उन लोगों को भी मंथली राशन हम लोग अपनी तरफ से प्रोवाइड करते हैं। वो काम भी करते हैं। काम भी करते हैं। तो यानी कि जो हमारे पास आ गया, जो चीज़, जो सूफीज़म, जो अपने धर्म को लेकर भी आप चीज़ कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं ना कि सच के रास्ते पे चल रहे हैं और एजुकेशन, इल्म की खिदमत कर रहे हैं एक तरह से। और आपके अपने शौक? अब बस अपने शौक क्या, खुश रहना, खुश रखना। हम हैदराबाद के हैं, कोई भी आया तो हमारा मेहमान है, हम उसके साथ उसको खाना खिलाना, हैदराबाद घुमाना। उसके अलावा शौक़ में क्या है, शौक़ की तरफ दिमाग जा रहा ही नहीं आज, क्योंकि एक धुन आ गई। अब ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इतने सब हो गए कि यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए हर रोज़ मीटिंग्स करना, ये करना, वो करना। बस उससे हट के हम जिंदगी में कभी क्लबिंग पबिंग वो कुछ मालूम ही नहीं हमारे को, समझे। एजुकेशन में ही लगे रहे, इसी सेवा में लगे, इसी में लगे रहे। कभी फ़ॉरेन चले आते, कभी मक्का चले आते, तो जहाँ गए स्टूडेंट्स मिलते, एलुमनी होती है लोगों की। और हम ये देखते फ़ॉरेन के अंदर के ये लोग जो बच्चे इनके कंपनीज में हैं, अब जो हमारे कॉलेज के बच्चे जिसमें से अच्छे निकल रहे हैं उनको ट्रेन करके उनके पास प्लेसमेंट्स मिले। जी, तो वो बहुत बड़ा काम है, वो सहूलत। और देश के लिए तो आप इतना कुछ कर रहे हैं, और करना चाहिए।
और करना और चाहिए। क्या करना चाहते और हैं? क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ काफ़ी लोग बेरोज़गार है, काफ़ी लोग तालीम से दूर है। तो तालीम हर एक को, क्योंकि देखिए भगवान हमको बनाया, सूरज की रोशनी कोई मज़हब नहीं देखती, हमको मिल रही। ज़मीन हर एक को चलने दे रही, पानी हर एक को पिए जा रहा, हवा हर एक को मिल रही। जी। तो उसमें आके मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी, क्योंकि एक प्रॉफिट हमारे कश्ती का एग्जाम्पल दिए कि कश्ती में आप ट्रैवल कर रहे हैं सब लोग, कश्ती में डेक्स है 1 2 3। तो उन्होंने बोले कि जो कम पैसे दिया वो डेक नीचे वाला है, तो नीचे वाले को फैसिलिटी नहीं है पानी की, सबको है ऊपर वालों को। तो अभी नीचे वाले ये सोचे कि हम क्या करना, हम तो कम पैसे दे के आए, अरे हमारे नीचे पानी जा रहा समंदर, तो कश्ती में होल कर लेंगे, पानी आ जाता। तो वो लोग कश्ती में होल करना शुरू कर रहे हैं और ऊपर वाले देखते जा रहे हैं। तो क्या होता उसमें, पानी आएगा, डूब गई, सब डूब जाएंगे। ये प्रॉफिट एग्जाम्पल दिए कि आप अपने अतराफ में अगर नहीं देखोगे, आप खाली अपने बच्चों का ही अगर देखोगे, तो फिर दूसरा जो रहेगा, जो किसी के घर में जो है खाना नहीं है, जो अनएजुकेटेड रहेगा। हाँ, आप कभी गौर करिए, आप अगर घर को जाते हैं तो अगर माँ रहे तो माँ पेट को देखती है आपके, मेरा बेटा क्या खाया क्या। बीवी रहे तो जेब को देखती, क्यों, उसको घर चलाना है। हाँ, वरना आप नहीं रहे तो कैसे चले। तो ये दो नज़रें। तीसरे बच्चे अगर रहे तो हाथ को देखते, डैड खाली हाथ गया था बाहर, आते वक्त क्या लेके आया मुझे। तो घर में ये 3 नज़रें रहते। अगर कोई अंडर प्रिविलेज बोलिए या कोई भी बोलिए, जिसको भगवान उतना ये नहीं दिया, अगर वो घर को जाता है, बच्चों को कुछ नहीं लेके जाता, वो खुद खाना नहीं खाया और बीवी को पैसे भी नहीं दे रहा, उसके घर में क्या खुशी होगी, कुछ नहीं। तो कश्ती में है हम लोग। अगर आपको भगवान ब्लेस कर दिया, आपको सफिशिएंट है, लुक फॉर अदर्स। नहीं तो आप पहले इसी अपना तरह देखिए। से आप देश की सेवा करना चाहिए और कर रहा हूँ जो मेरे से हो सके, क्योंकि भगवान मेरे को 100 रुपये दिया, वो 100 का हिसाब लेगा, वो 1000 का तो नहीं लेगा। तो मेरे ज़िम्मे जो है, मैं जो कर सक रहा हूँ करता हूँ। मैं कभी किसी से डोनेशन नहीं पूछता, समझे। हमारे प्रॉफिट कभी डोनेशन नहीं पूछे, काम बताए ये काम करना है, तो मैं किसी को भी है तो पूछता हूँ मेरे ज़रिए क्या काम है, कुछ काम है तो हमारे पास कई लोग ऑर्फन्स के लड़कियों के शादियों के भी बीएड वगैरह में रहते, लेके आते, तो उसमें भी हम लोग कुछ सामान देना करना जो हमसे हो सके। तो हैदराबाद में ही आप सिर्फ, या उससे बाहर भी आप जाना चाहेंगे कॉलेजेस खोलने के लिए? कॉलेजेस के लिए एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट कितने साल लगता पता नहीं है। ये अगर हो गया तो जहाँ कहीं भी इनवाइट हो, जो हमारी काबिलियत का, अब जैसा कश्मीर में भी हमारे स्टूडेंट बोले कि सर हम लैंड है, यहाँ पे बिल्डिंग है, कुछ प्लान्स हैं वहाँ के लिए? ज़रूर करेंगे, कहीं भी रहने दो। इवन दिल्ली में भी है, कोई मेवात के लिए बताए, यहाँ पे कोई कहीं बताए। देखिए जहाँ पानी है, अगर वहाँ पानी ज़्यादा गिरा तो क्या हो जाता, फ्लड्स आते। जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी गिरा तो पौल पौधे आते। बस तो हम ये चेक करना चाहिए कि किस तरफ गया पारा, किस तरफ लोग बैठे हुए इंतज़ार में बैठे, क्योंकि हमको बावली नहीं बनना है, हमको अबर बनना है। अबर जो है सब जगह जाके जहाँ जरूरत है वहाँ बरसता, बॉडी जो है वो एक ही जगह रहती है, एक ही जगह बिल्कुल नहीं, इसलिए बॉडी का पानी गंदा भी रहता, क्योंकि उसमें कोई चीज़ डालो उसी में रहती। तो इसलिए अबर बनना है हमको। और इंडिया एक ज़माने में आपको मालूम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब हमारे अंदर ही था, अखंड भारत था जी हमारा है। तो आज ये सब अखंड भारत के अंदर में आज हम हर एक के जिम्मेदार हैं कि इसके अंदर में सब लोग, आपको मालूम मैथ्स कहाँ से निकली जी, यहाँ से निकली। और वही मैथ से एल्गोरिथम निकला जो अरब निकाले, ये मैथ्स को पकड़ के एल्गोरिथम पे पूरा वर्ल्ड चल रहा। तो अल-ख्वारिज़्म एक अरब था मुस्लिम, उन एल्गोरिथम निकाला। फिर अलगिबर जो अलजेब्रा निकाला जी, वो उसको सोर्स कहाँ से मिला, मैथ्स से मिला। वो मैथ्स कहाँ से है, इंडिया से, यहाँ से। तो ये हमारे बच्चों को ये इंस्पिरेशन चाहिए कि दुनिया को हम दिए। आज कंप्यूटर मैथ्स से आया, आज आपको मिसाइल्स मैथ्स से आए, ये सारी चीज़ें मैथ्स से आए आपको। वो मैथ्स खुद हमारे पास से निकली। आप लोग चांद पर भी पहुंच गए हम फिर जी। लेकिन हमको आज कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 1917 में इंडिया का 1 रुपया गया तो 13 या 17 डॉलर है अमेरिका के। अब हिस्ट्री में देखिए, 1917 में जब यहाँ क्या 1 रुपया जाता था तो अमेरिका के 13 या 14 डॉलर आते थे। तो आज वो $1 ला के हमारे 85 रुपीज़ लेके जा रहा है। तो हमको तकलीफ नहीं है, होना चाहिए ना। तो एजुकेशन से ही कितनी ग्रोथ हो सकती है, बराबर हो सकती है, बराबर। और स्पिरिट होना, यंग बच्चे के अंदर में स्पिरिट होना कि यस हमारा जो भारत है, ये हमारा भारत किसी से पीछे नहीं है, ये भारत ही असल दुनिया के अंदर में सारा रिवोल्यूशन लाने की जगह है। ये सोने की चिड़िया है,
तो यहाँ हर भारतीय को हमारे इंस्पिरेशन आना चाहिए, वो आता तालीम से, और पढ़ाने वाला भी वैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि टाइम देख लिया पैसे ले लिया, वैसा नहीं। तो इसलिए कभी क्लासेस चलते रहे तो हम लोग पहले सबसे पहले लेक्चररों को क्लास लेते कि बच्चों को कैसा ट्रीट करना चाहिए। काउंसलिंग पूरा सेटअप बनाते हैं। क्लासरूम में जाते खाली शटअप बोलते रहते, वैसा नहीं होता ना। पहले आप ही रखो, बच्चों से दोस्ताने अंदाजे में करो, फ्रेंडली है करो, उनका कॉन्फिडेंस जीतो, फिर उसके बाद देखो फिर आपके देश के लिए वो क्या आए होते, समझे। उनको फ़र्क बताओ कि भाई 1 रुपया हमारा क्या वर्थ का है, क्यों हम इतने कम ये हो गए, हम भी तो इंसान हैं। हमारा रैंक कहीं कहीं दूर चले आ रहा है, जबकि हम 1917 में 1 रुपये के हमको $14-15 आए। तो आज तो देखा जाए तो हमारा क्या रहना था करेंसी। तो यही नौजवान लड़के और लड़कियां, ये लोग के ऊपर भविष्य है, और इनको हम आप सब है बताना चाहिए, इनको एंकरेज करना चाहिए जी। आप रास्ता देंगे तो फिर ये लोग चलेंगे, चलने तैयार है लोग, माँ बाप खाना देने तैयार है जिससे क़ुव्वत आ रही बच्चों को, लेकिन उनको दिशा बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए। और मेन जो असातिज़ा बोलते हैं ना, जो टीचर्स। तो आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, स्टूडेंट्स को फ़ोन, ओवर इंडिया से फ़ोन जी, फ़ोन जो है ये एक नाइफ के जैसा है जो आज हाथ में आ गया, मेरे बेटे के हाथ में भी है। तो नाइफ, टमाटर काटो, फ्रूट्स काटो, वेजिटेबल्स काटो, लेकिन किसी इंसान को मत काटो, ठीक है। वो एक वेपन है। अगर डॉक्टर के हाथ में आएगा तो वो फोड़ाफून से निकाल के ट्रीटमेंट करेंगे, वो क्रिमिनल के हाथ में आएगा तो चाकू बता के पैसे खींचेंगे। तो आज यूथ के पास में एक मोबाइल हाथ में आ गया, उसके बाद तकरीबन यूथ डिस्टर्ब हुए हैं। तो अब आइंदा मोबाइल से तो ज़िंदगी नहीं होती, उसमें खाली इन्फॉर्मेशन मिलता, आप कोई सारी ज़िंदगी नहीं है। थोड़ा हेल्थ का ख्याल करें, नंबर 1, ठीक है। नौजवान बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐनक लग चुकी है। अब बताइए, ऐनक इज़ ए हैंडीकैप। अगर कोई बच्चा रात में सो के उठता है, सुबह में उसकी बाजू की ऐनक अगर आप हटा दो, और ऐसे फील्ड्स भी हैं उसमें जा नहीं सकते ना वो, फिर खत्म, ऐनक लग गई, अब खत्म। ऐनक के लिए अगर उसको ऐनक छुपा देंगे, अब जो बोले वो करेंगे बच्चा, तो अपाहिज हो गया। तो ये मोबाइल का सबसे बड़ा मार है, ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा मार है। इसको ज़रा देख के ये करना। और आज देखिए कोई फील्ड पे जा रहा, कोई फार्मर ही नहीं है, कहाँ से आ रहा है इतना खाना, केमिकल। 10% डालो, 100% आप ले। तो यंग बच्चे जो भी है, बस इनको एक अपना टाइम टेबल बना ले, एक स्पोर्ट्स जैसे का, पहले हमारा हुआ करता, हाँ, एक स्पोर्ट्स का बना ले, एक खाने का बना ले, एक जाइए दादी कने बैठिए, पुराने वाक़यात बोलते, एक नानी कने बैठिए, उनको एक विज़िट करिए, समझे। कभी हॉस्पिटल जाके विज़िट करिए, वहाँ बीमार है, उससे आपको इंस्पिरेशन आता, क्या करने का क्या है आता। कभी अपने घर की गली साफ़ करिए आप खुद, क्यों दूसरे पे डिपेंड रहे। आप अपने घर के सामने का कचरा आप खुद साफ करिए, समझे। सब अपना कर लिए तो देश साफ हो गया जी। ये बाहर वाले, आइस वाले पूरे मिसाल लेते हो लोग अपने, हम क्यों किसी पे डिपेंड रहना। तो डिपेंडेंट नहीं रहना, उठ खड़े होना। कुरान में भी यही है कि दिन हमने उठ खड़ा होने के लिए दिया, रात आराम के लिए दिया। बिल्कुल। तो रात आराम के लिए है, तो आपको 6 बजे से 6 बजे तक आप जितना खाते हो, शाम के 6 बजे आपका डिनर ख़त्म होना चाहिए, और कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। तो नौजवान नस्ल को एक ही मैसेज है कि वो जो हाथ में डेंजर मोबाइल है, अच्छा है, उसका इस्तेमाल करो, लेकिन हमारा जो बिज़नेस का फ़ायदा है या कुछ भी है, आप जैसा प्लेन में बताते देखिए कि जब हवा की कमी होंगी तो मास्क आ जाएगा, तो आप पहले अपना मास्क लगा के बाजू वाले को हेल्प करिए। जी बिल्कुल, यही बात। पहले खुद खड़े हो जाइए, तो दूसरे तो खुद पहले आप खड़े हो जाइए। माँ बाप आपको खाना खिलाने तैयार है, आपको सपोर्ट करने तैयार है, हम जैसे कॉलेज वाले तैयार हैं। बस आप पे एक ऐसा यंग जनरेशन है जिसके हाथ में इंडिया का भविष्य है, बस इससे हटके और कोई नहीं है, दूसरी कोई। ये अपना कदर जान ले अगर, तो फिर देखिए आप, फिर वही दौर आता आपके 1 रुपये के, फिर वहाँ से 10 ने $20 आएंगे। थैंक यू मिर्ज़ा साहब, बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आवाज़ द वॉइस का, जो हक की आवाज़ सब तक पहुंचा रहे हैं और एक जज्बे से काम कर रहे हैं कि देश के लिए कुछ करें। सब अपने अपने तरीक़े पे कर रहे हैं, लेकिन ये जो तरीक़ा है कि आवाज़ पहुंचाना और हक की आवाज़, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, समझा। और आइए हमारे हैदराबाद, हमको कोई खिदमत का मौका दिए तो हमारी खुशखबरी। थैंक यू सर।